नमस्कार दोस्तों, हमारी ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम न्यू पैटर्न पर आधारित कक्षा 10 विषय गणित एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार हमारी पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर का अध्ययन करेंगे। मैं सबसे पहले आपको प्रश्नावली फर्स्ट जो वास्तविक संख्या है उसके अंतर्गत शुरुआत करते हैं बेसिक से। हमारे बेसिक से जो हम शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आता है टॉपिक संख्याएं। क्या आता है? संख्याएं। संख्याएं मुख्यतः बच्चों दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और एक होती हैं बच्चों काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। बेटाओ, गणित विषय को समझने के लिए जो हमने ये ऑनलाइन कक्षाओं का माध्यम अपनाया है, इसे आपको मोबाइल से या जो भी आपको सुविधा उपलब्ध है प्रत्येक कक्षा पर आपको ध्यान देकर और जो चैप्टर वाइज आपकी कक्षाएं आपको मिलेंगी उनको आपको ध्यान से अध्ययन करना है, क्योंकि आप ध्यान देकर ही आप अच्छे से स्टडी कर पाओगे। तो काल्पनिक संख्या के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। काल्पनिक संख्या जैसे कि आपको पता है कि x² + 2 = 0, x² + 2 = 0। यहाँ पे मैंने पक्षांतरण किया, x² प्लस के 2 हैं, पक्षांतरण करेंगे किसके आ जाएंगे? माइनस के। x की वैल्यू निकालेंगे, वर्ग है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये रूट में चेंज हो जाएगा, √-2 प्लस माइनस √2। आपको पता होगा, क्या आपने कभी माइनस के अंतर्गत या रूट के अंतर्गत जो माइनस चिन्ह आता है उन संख्याओं का कभी भी आपने वर्गमूल निकाला है? नहीं निकाला। ये जो संख्याएं हैं ये काल्पनिक संख्याओं के अंतर्गत आती है। हम काल्पनिक संख्याओं को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, यानी इन्हें एक शब्द काम में लिया जाता है आयोटा, जो हमारे इस सिलेबस में नहीं है। जैसे हम बात करते हैं √-4, √-4। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसका वर्गमूल तो हम जानते हैं, इसका वर्गमूल तो 2 होता है। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं -2 होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो संख्या है ये काल्पनिक संख्या है। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो अंडर रूट निकालेंगे अपन, 4 का अंडर रूट होता है 2, और जो इस √-4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √-1 इज इक्वल इंटू √4। 4 का अंडर रूट तो कितना आ गया? 2, और √-1 को एक राशि, एक संख्या से निरूपित करते हैं जिसको बोलते हैं अपन आयोटा। एक प्रतीक चिन्ह होता है आयोटा। इसका मतलब √-4 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 2 आयोटा। आयोटा की वैल्यू क्या होती है? √-1, √-1। यानी ये जो संख्या है ये काल्पनिक संख्या है। कैसी संख्या है? काल्पनिक। तो हम हमारे इस सिलेबस में काल्पनिक संख्याओं का अध्ययन नहीं करेंगे। दूसरी जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं अपनी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं के भी 2 प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं भी कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। पहली होती है बेटाओ परिमेय संख्या। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है बेटाओ परिमेय संख्या, और एक होती हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं, इसकी जो डेफिनेशन होती है कि इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है?
ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। जहां जो P और Q हैं वो एक पूर्णांक होते हैं। P/Q क्या होते हैं? पूर्णांक। एवं Q की जो वैल्यू है वो बराबर नहीं होती है किसके? 0 के। एक खास बात और है कि जो ये P और Q संख्या हैं, इस P और Q का यदि हम HCF निकालें तो P और Q का जो HCF है वो हमेशा 1 आता है। HCF क्या आता है? 1। मैं आपको बता दूं कि जिन दो संख्याओं का HCF 1 आता है उन संख्याओं को हम सहभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहभाज्य संख्या, यानी कोप्राइम नंबर। सहभाज्य संख्या जैसे कोई भी दो संख्या ले ली मैंने, 4 और 5। 4 के जो फैक्टर हैं वो होंगे 4 × 1 और 5 के होंगे वो होंगे 5 × 1। मैं क्या देख रहा हूँ कि दोनों के जो गुणनखंड हैं उनमें जो कॉमन है वो क्या है? 1 है। इनका HCF में से कितना है? 1। तो ये दोनों जो संख्याएं हैं वो कंप्लीटली सहभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? सहभाज्य संख्या। तो सहभाज्य संख्या किसी एक संख्या को नहीं कहते पर्टिकुलर, कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 2 संख्या। और जिन दो संख्याओं में केवल एक कॉमन हो, एक ओवेनिस्ट संख्या हो, एक, वही क्या कहलाएगी? सहभाज्य संख्या। मैं बात करूं जैसे दो संख्या ले ली मैंने, एक तो ले ली 6 और एक ले ली मैंने कितनी? 15। दोनों के मैंने गुणनखंड किए तो 6 के गुणनखंड तो आए 2 × 3 और 15 के आए 3 × 5। क्या देख रहा हूं मैं कि इनमें 3 है वो क्या है? ओवेनिस्ट है। लेकिन 3 के अतिरिक्त एक संख्या और भी है और वो क्या है? 1। 1 भी इन दोनों में कॉमन है और 3 भी इनमें क्या है? कॉमन। 1 के अलावा कोई अन्य संख्या भी यदि कॉमन आती है तो वे संख्याएं सहभाज्य संख्या नहीं कहलाती हैं। यानी जो हमारी परमेय संख्या होती है उसमें जो P और Q जो ये संख्याएं हैं, इन संख्याओं के अंतर्गत इन दोनों संख्याओं में केवल एक ही ओवेनिस्ट गुणनखंड होगा जिनका HCF क्या आएगा? 1। यानी P और Q दोनों संख्याओं का HCF 1 आएगा, 1 के अलावा कुछ और नहीं आएगा। परमेय संख्याओं की हम बात करते हैं। इसकी जो मुख्य बात है, हम परमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे कि ये परमेय संख्या है या नहीं है। तो सबसे पहली बात P/Q के रूप में लिखी होनी चाहिए और वहाँ P और Q किसी पूर्णांक को इंगित करने चाहिए। और Q कहाँ मिलेगा संख्या में? ऊपर या नीचे? नीचे मिलेगा। नीचे जो Q मिलेगा उस Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। जैसे मैं बात करता हूँ 3/4। 3/4 एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं किसके? परमेय संख्या के। परमेय संख्या के क्या ले रहा हूँ? एग्जाम्पल। सबसे पहले ले लिया मैंने 3/4। आप देखिए बेटा, इसमें आप स्वयं बता सकते हो कि इसमें P का मान कितना है? 3 और Q का मान कितना है? 4। 3 और ये हो गया 4। दूसरी बात ये है कि ये दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक। क्या होने चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक जो होते हैं वो अपनी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक। तो हम ऐसे समझें कि जितनी भी जो संख्याएं हैं, चाहे वो प्लस की हों चाहे माइनस की हों, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती। क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। जो पूर्ण संख्याएं हैं जैसे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, ये सभी जो पूर्ण है अपने आप में पूर्णांक है। ऐसे नहीं आधा होना चाहिए 1/2, ये कोई पूर्णांक नहीं। पूर्णांक एक ही अंक होता है। जैसे 2 3 4 -4 -5, ये सभी पूर्णांक हैं। तो आप क्या देख रहे हैं? ऐसे समझूं, अपनी जो गिनती होती है वो चाहे प्लस में बोले चाहे माइनस में बोले, सभी क्या है? पूर्णांक है। तो चलो बताओ, सबसे पहली बात P/Q के रूप में है या नहीं है? संख्या 3/4 है। P और Q जो आपको दिख रहे हैं ये दोनों ही पूर्णांक है या नहीं है? पूर्णांक मतलब गिनतियों में आते ही नहीं आते, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो। तो प्लस में 3 और 4 होते हैं। इसके अलावा लास्ट में
जो तीसरी शर्त है वो क्या है कि क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो नीचे का जो मान है 4 क्या 0 है, यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या। और भी बात करते हैं हम, बात करें 0 की, क्या इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बटे में क्या मान लें, 1, 0 बटे में 1। आप क्या देख रहे हैं कि ये p का मान और ये q का मान, दोनों पूर्णांक है कि नहीं है, दोनों पूर्णांक हैं, 0 भी पूर्णांक है और 1 भी क्या है, पूर्णांक है। और q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे q जो हर है वो 0 है क्या, नहीं, ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। नीचे वाला 0 है क्या, नहीं है, नीचे वाला 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। -3/4 की या 3/5 की बात करूँ, ये दोनों p/q के रूप में लिखी है नहीं लिखी हैं, लिखी हैं। ऊपर वाला p है, नीचे वाला क्या है, q है, दोनों ही पूर्णांक है कि नहीं है, हैं। और नीचे वाला 0 तो नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये कैसी संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। इसके अलावा और भी जितनी भी संख्या है जिनके पूर्ण वर्ग निकल आते, जिन संख्याओं के हम वर्गमूल लें और वो वर्गमूल निकल आएँ, वो भी संख्या कैसी कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। यानी मैं ऐसे कहूँ कि अंडर रूट के अंतर्गत कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या यदि आए तो वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या। जैसे √1 ये भी परिमेय संख्या है, √4, √9 ये सभी संख्या कैसी हैं, परिमेय संख्याएं। कैसी संख्याएं, परिमेय संख्या। क्योंकि 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 को हम 1/1 के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसे ही √4 है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। ये सभी कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं। कैसी संख्याएं, परिमेय संख्या। तो आपको परिमेय संख्या के बारे में पता लग गया होगा। परिमेय संख्याओं के भी क्या होते हैं, प्रकार। परिमेय संख्याओं के भी क्या होते हैं, प्रकार। परिमेय संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं जो परिमेय होती हैं, पहली संख्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं, जितनी भी प्राकृत संख्याएं वो सभी क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। दूसरी होती है अपनी पूर्ण संख्या, और तीसरी होती है अपनी पूर्णांक संख्या, और अपनी जितनी भिन्न संख्याएं भी हैं वो भी क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। जितनी भिन्न संख्याएं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। ध्यान से देखें, प्राकृत संख्याएं जो होती हैं इनको हम बेटा कैपिटल N से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, कैपिटल N से। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं इनको हम कैपिटल W से दर्शाते हैं, और जो पूर्णांक संख्या होती हैं इनको हम कैपिटल I या Z। इनको प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, होल नंबर, और पूर्णांक संख्या को इंटीजर नंबर बोलते हैं। ये अपनी भिन्न संख्याएं, इनको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। इनको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे दर्शाते हैं, Q से। एन प्राकृत संख्या होती हैं, इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है। मैं बात करूं एन की, एन प्राकृत संख्याएं ये 1 से शुरू होती हैं, अर्थात 1, 2, 3, 4 अनंत तक जितनी भी संख्याएं, ये कैसी संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्याएं। दूसरी होती हैं अपनी बेटा पूर्ण संख्या, यानी इनको बोलते हैं अपन W से दर्शाते हैं। इनमें यानी प्राकृत संख्याओं में यदि 0 को और सम्मिलित कर लिया जाए, किसको सम्मिलित कर लिया जाए, 0 को, तो 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी संख्याएं कैसी होती हैं, पूर्ण संख्या। इन्हें हम किससे दर्शाते हैं, W से। इसके बाद में आती है अपनी पूर्णांक संख्याएं, इनको हम I से दर्शाते हैं। इसके अंतर्गत जो संख्याएं आती हैं वो 0, 1, 2, 3 या माइनस की भी संख्याएं हो सकती हैं, -1, -2, -3 जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं कैसी होती हैं, पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। और अंतिम संख्याएं अपनी भिन्न संख्या। भिन्न संख्याओं के अंतर्गत जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय होती है, प्रत्येक भिन्न संख्या भी क्या होती है,
परिमेय होती है। अब बात करते हैं हम अपरिमेय संख्या की। कौन सी संख्या की? अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत हम आपको इसकी परिभाषा बताते हैं कि परिमेय तो किसे कहते हैं? जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जाएं, p और q पूर्णांक हो, q का मान किसके बराबर नहीं हो? 0 के बराबर नहीं हो। p और q जो दोनों संख्याएं हैं उनका HCF हमेशा 1 आता है। अपरिमेय संख्या इसके अपोजिट, यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में ना लिख सकें, क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। इनको हम स्मॉल s से दर्शाते हैं बेटा। किससे दर्शाते हैं? s से। और इस s के अंतर्गत जो भी संख्याएं हैं, अर्थात जिनके वर्गमूल नहीं निकलते हैं, जिन संख्याओं के, वो सभी संख्या कैसी होती हैं? अपरिमेय। जैसे √2, √3, √4, वो 5, ये सभी संख्या जिनके वर्गमूल नहीं निकलते हैं, जितनी भी धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक जो संख्याएं हैं, वो तो कैसी, कौन संख्याओं में आती हैं? काल्पनिक संख्याओं में। लेकिन जो धनात्मक संख्याएं और जिनके वर्गमूल नहीं निकलते हैं, वो हमारी अपरिमेय संख्याओं में आती हैं। और अपरिमेय संख्याओं को हम स्मॉल s से दर्शाते हैं। ध्यान से देखें। इसके बाद में अपनी प्रश्नावली से रिलेटेड एक प्रमेय है जिसे हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड हमारे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक प्रमेय दी थी, वो थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मैं आपको बताता हूँ। आपने प्रमेय तो सुनी होंगी, 9th क्लास में प्रमेयों के बारे में जिक्र किया है हमने, और आपने सुनी होंगी प्रमेय है उनको हमें सिद्ध करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सिद्ध करना पड़ता है। जबकि जो प्रमेय का होती है, ये बेटाओ स्वयं में ही सिद्ध हुआ कथन होता है। प्रमेय का क्या होता है? सिद्ध हुआ एक कथन। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, या इसको हम, प्रमेय का मतलब होता है, इसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड जो अपने वैज्ञानिक थे, इन्होंने विभाजन प्रक्रिया पर एक प्रमेय बनाई थी जिसे क्या कहते हैं अपन? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इन्होंने 2 धनात्मक पूर्णांकों को लिया था। किसको लिया था? 2 धनात्मक पूर्णांकों को। और जो बड़ा वाला धनात्मक पूर्णांक है, उसमें छोटे वाले धनात्मक पूर्णांक का क्या दिया था? भाग। और भाग देने पर जो भागफल और शेषफल प्राप्त होते हैं, वही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। उन्होंने इसको एक रूप दिया जो आप ध्यान से देखें। जैसे मैं एक भाग करता हूं और आपको पता है कि जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसे कहते हैं हम कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? जिसमें हम भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं? भाज्य। और जिसका भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। जब हम भाज्य में भाजक का क्या देंगे? भाग, तो हमें यहाँ पर तो क्या प्राप्त होगा? भागफल। और नीचे अंत में क्या प्राप्त होगा? शेषफल। क्या प्राप्त होगा? शेषफल। ये आप जानते हो नहीं जानते हो? आपने भाग दिए भी होंगे। जैसे मैं एक नॉर्मल सा भाग कराता हूँ आपको लिए 15 में, जैसे हम भाग दे रहे हैं कितने का बेटा? 4 का। कितने का भाग दे रहे हैं? 4 का। कितनी बार गया? 3 बार। 4 तिया 12। कितने बचे? 3। कितने बचे? यहाँ पे ये 4 है, ये तो क्या है? भाजक। 15 क्या है? भाज्य। 3 क्या है? भागफल। और ये 3, ये क्या है? शेषफल। क्या है? शेषफल। मैं आपको बता दूं कि यूक्लिड ने भाज्य को कहा बेटा ए। क्या कहा? भाज्य को ए। भाजक को क्या कहा? बी। भागफल को क्या बोला? क्यू। और शेषफल को बोला आर फॉर रिमाइंडर, यानी शेषफल। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये किसका मान है? ए का।
ये किसका मान है, b का, यानी कि a यानी भाज्य में जब हमने b भाजक का भाग दिया तो हमें भागफल तो क्या प्राप्त हुआ 3 यानी q, और शेषफल r यानी कितना प्राप्त हुआ 3। और आपने छोटी कक्षाओं में उत्तर की जांच की है कि नहीं की है? उत्तर की जांच जब हम करते हैं तो अपन क्या करते हैं, जैसे ये 15 है और उत्तर की जांच यानी अपन ने भाग सही किया है गलत किया है। छोटी कक्षाओं में अपन क्या करते थे कि जो ये भाजक है इसका गुना करते थे भागफल से, 4 तिया 12, और अंत में किसको जोड़ देते थे, शेषफल को। किसको जोड़ देते थे, शेषफल को। यदि ये वाला पार्ट यदि इस 15 के बराबर आता है तो इसका मतलब हमारा भाग सही है, वरना गलत है। तो यहाँ पर 4 तिया 12 और 3 15 यानी बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये अपने उत्तर की क्या थी, जांच। लेकिन यूक्लिड ने इसको क्या कहा, 15 क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, भाज्य को, भाज्य यानी कि a। 4 क्या चीज़ है, भाजक क्या है, भाजक यहाँ पर लिख दिया v। 3 ये वाला कौन सा था, ये वाला, यानी ये क्या है q, प्लस में ये 3 शेषफल है, और शेषफल को क्या बोला उसने, r। यूक्लिड ने इस रूप को a बराबर बी क्यू प्लस आर से रिप्रेजेंट किया, a बराबर बी क्यू प्लस आर से क्या किया, दर्शाया। ध्यान से देखें आप, दो धनात्मक पूर्णांक a व b के लिए, a व b के लिए यूक्लिड ने a बराबर वी क्यू प्लस आर। यहाँ आपको पता होना चाहिए जब भी हम कोई भाग देते हैं, जैसे मैं एक भाग दे रहा हूँ, 21 में भाग दिया मैंने 7 का, या सॉरी 8 का, कितने का भाग दिया, कितनी बार गया, 8 दूनी 16, कितने बचे 5। क्या मुझे बताओ आप कि इस स्थान पर जो 5 आया है ये 8 से छोटा है कि नहीं है, छोटा है। क्या यहाँ पे यदि 9 बच रहा होता तो क्या हम इसको शेषफल बोल देते, क्या इसे हम शेषफल नहीं बोलते, क्योंकि अभी 9 में 8 का भाग जा रहा है। यानी एक चीज़ हमें पता लग गई कि जो शेषफल होता है वो 8 यानी जो भाजक है उससे हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। शेषफल है वो छोटा होता है किससे, b से। b का मतलब भाजक, इससे हमेशा ये वाला क्या होगा, छोटा। और आपने शेषफल कई बार 0 भी देखा होगा, क्या देखा होगा, 0। तो एक चीज़ पता चल गई, जो शेषफल का मान है वो भाजक से तो हमेशा छोटा होता है, लेकिन 0 से हमेशा क्या होगा, बड़ा और बराबर। यानी यहाँ पे जो मान है वो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, यानी 8 से क्या आएगा, यहाँ पे कम आएगा, और 0 भी आ सकता है। तो हमें पता लग गया कि जो शेषफल है वो 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा, b से क्या होगा, छोटा। ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, प्रश्न करते हैं हम इस प्रश्नावली के, ध्यान से देखें। यह आपको प्रमेय जो है यह आपको याद रखनी है। क्या, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो r का मान है वो b से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम अगली क्लास में प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।